BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा बच्चों 10वीं। आज का विषय गणित, गणित का भाग दूसरा। और हम चर्चा करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ तीसरा, वृत्त, जिसमें हमारा आज भाग तीसरा होगा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले के दो भागों में बच्चों हमने क्या जाना? तो हमने अब तक जान लिया है स्पर्श वृत्त तथा उसका प्रमेय क्या है, वृत्त का चाप क्या होता है, केंद्रीय कोण किसे कहते हैं, और चापों की सर्वांग समता अर्थात सर्वांग सम चाप क्या होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। इन्हीं चार घटकों को हम संक्षेप में अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं फटाफट। पहला था स्पर्श वृत्त का प्रमेय, पेज नंबर 57 पर था। वह यह कहता है कि दो स्पर्श वृत्तों का सामान्य बिंदु, जो कि आपकी आकृति में बिंदु C है, उन दो वृत्तों को के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। तो आकृति में दो वृत्तों का केंद्र है A और B, और C जो है उन स्पर्श वृत्तों का सामान्य बिंदु है। तो यह प्रमेय कहता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं। वृत्तचाप क्या होता है? फिर किसी भी वृत्त पे अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है दो बिंदुओं पर, तो वृत्त के दो भाग हो जाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर, एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा। निश्चित है कि वे भाग छोटे बड़े या समान भी हो सकते हैं। अगर वो छोटे बड़े हैं तो बड़े वाले चाप को दीर्घ चाप कहते हैं और छोटे वाले चाप को लघु चाप कहते हैं। आगे था केंद्रीय कोण, यानी केंद्र पर बनने वाला प्रत्येक कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ आकृति में केंद्र बिंदु O है, उस पर एक कोण AOB बना है, तो यह केंद्रीय कोण है। और इस केंद्रीय कोण के कारण देखते हैं तो वृत्त के फिर से दो भाग बन जाते हैं, दो चाप बन जाते हैं। एक कोण के बाहरी भाग में चाप और एक कोण के अंत भाग में चाप। निश्चित है कि चाप का माप जो है वो कुल मिलाकर वृत्त के बराबर ही होगा, यानी वृत्त के माप के बराबर होगा। तो एक चाप अगर x है या थीटा है तो दूसरा चाप 360 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर तो वृत्त ही होता है। सर्वांगसम चाप किसे कहेंगे? तो हमने ये जाना था कि दो चापों में
उनकी अगर त्रिज्या समान हो और उनके माप समान हो, यानी चाप का माप ही समान हो तो सर्वांग सम नहीं होगा, साथ साथ उस चाप की त्रिज्या भी समान होनी चाहिए, तब चाप जाकर सर्वांग सम होते हैं। तो आकृति में चाप ए एक्स बी और चाप पी वाई क्यू सर्वांग सम है, क्योंकि उस चाप का माप जो है वो समान है, यानी 90 अंश है, और उनकी त्रिज्या भी समान है। यहाँ पर तो हमने समान त्रिज्या वाले वृत्त बनाए हैं। आज की चर्चा क्या होगी? आज जानेंगे हम अंतर्लिखित कोण, अंतखंडित चाप, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय और अंत में चक्रीय चतुर्भुज। और ये बच्चों बहुत ही आसान सी चीज़ें, आप धीरे धीरे ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और आवश्यकता अनुसार बच्चों नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और फिर नोट करते जाइए। चलिए, पहला है अंतर्लिखित कोण, इंस्क्राइब्ड एंगल। नाम से ही पता चलता है अंतर्लिखित यानी किसी के अंदर। जैसे कि ये वृत्त है, केंद्र बिंदु सी है, वृत्त पर एक बिंदु है डी, उसको शीर्ष लेकर एक कोण बनाया गया। कोण ए डी बी, ध्यान से देखिए, तो जो चाप है बड़ा वाला दीर्घ चाप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसके अंत बिंदुओं तक ही यह कोण है, यानी उसकी भुजाएं उसके अंत बिंदुओं से होकर जा रही है। तो कोण का जो शीर्ष बिंदु है वो भी चाप पर है, और चाप का जो अंत बिंदु ए और बी था वह भी उसी भुजा पर है, दोनों भुजा पर है। तो ऐसे कोण को, यानी कोण ए डी बी यहाँ पर है, यह चाप में, कौन से चाप में? उसी चाप में, बड़े चाप में अंतर्लिखित कोण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोण ए डी बी है तो चाप भी ए डी बी है, यानी अंतर्लिखित कोण में यह एक बात होती है। यानी जो चाप का नाम है, चूँकि चाप के अंत बिंदु और चाप पर स्थित बिंदु से ही वह कोण बना है, तो चाप के अंत बिंदु तो रहेंगे ही उस कोण में। जैसे कोण का नाम ए डी बी है, यानी ए और बी उसमें भी है, और चाप का नाम भी ए डी बी है, तो ए और बी तो रहेगा ही। उस चाप में जितने भी कोण बनेंगे अंतर्लिखित, सब में अंत बिंदु ए और बी रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर यह अंतर्लिखित कोण है, यानी उस चाप के अंदर बना हुआ कोण, और चाप का अंत बिंदु कोण की भुजा पर होगा और कोण का शीर्ष बिंदु उस चाप पर होगा। तो हो गया अंतर्लिखित कोण। अब देखते हैं अंतखंडित चाप। देखिए बच्चों, अंत कोण हमेशा अंतर्लिखित है और ये चाप जो होगा अंतखंडित चाप होगा। खंडित चाप यानी किसी के द्वारा काटा गया, इंटरसेप्टेड आर्क। यह एक वृत्त और केंद्र है और यह एक कोण है। यह कोण जैसे ही वृत्त पर से प्रतिच्छेदित होता है, अब ध्यान से देखेंगे तो कोण के अंतर्भाग में एक चाप दिखाई दे रहा है, यानी उस कोण ने वृत्त को खंडित किया। ये चाप खंडित हुआ है किसके कारण? कोण के कारण। यहाँ पर कौन सा कोण है? नाम दे दिया हमने ए बी सी। तो ध्यान से देखो, चाप का जो अंत बिंदु है वह कोण की भुजा पर है
और चाप खुद कोण के अंतभाग में है। तो चाप AC यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो कोण ABC द्वारा अंतखंडित चाप है। तो अंतखंडित चाप का प्रत्येक अंत बिंदु वह कोण की भुजा पर ही होगा, निश्चित है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक भुजा पर एक एक बिंदु तो होना चाहिए। और यह अंतखंडित अलग अलग प्रकार से हो सकता है। अभी आपने देखा कि कोण जो है उसका शीर्ष बिंदु वृत्त के अंतर्भाग में था तो भी अंतखंडित चाप था। अगर यह कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो तब भी अंतखंडित चाप बनेगा ही, क्योंकि कोण के अंतर्भाग में एक चाप है और उस चाप का अंत बिंदु कोण की भुजा पर है। तो फिर से यहाँ पर चाप AC जो है वह कोण ABC द्वारा अंतखंडित चाप है और चाप का प्रत्येक अंत बिंदु कोण की भुजा पर है। ध्यान से देखते जाइए अलग अलग कंडीशन। पहला कंडीशन था कोण का शीर्ष बिंदु अंदर था वृत्त के, अब ये वृत्त पर आ गया था। क्या और कोई कंडीशन है जिसमें अंतखंडित चाप बनता है? मान लीजिए कोण के अंतभाग में इस तरह से है कि वह शीर्ष बिंदु कोण का बाहर चले गया वृत्त के दूसरी ओर, तब भी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कोण के अंतभाग में ये एक चाप कटा हुआ, खंडित हुआ दिखाई दे रहा है और उस चाप का दोनों अंत बिंदु कोण की दोनों भुजाओं पर है। इस शर्त के अनुसार यहाँ पर बनने वाला ये चाप AC है और एक छोटा चाप नीचे बन रहा है B के पास, चाप ED है। वो दोनों चाप के अंत बिंदु कोण की दोनों भुजाओं पर है और अंतभाग में भी है कोण के। इसका अर्थ ये हुआ कि चाप AC जो हमेशा पहले बना और यहाँ पर एक छोटा चाप ED, ये दोनों ही अंतखंडित चाप हुए और कोण ABC द्वारा बना हुआ ये दो अंतखंडित चाप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मतलब चाप एक भी हो सकता है अंतखंडित, दो भी हो सकता है। और निश्चित है वह शर्त है कि अंतखंडित चाप का प्रत्येक अंत बिंदु कोण की भुजा पर होना चाहिए, दोनों भुजा। तो 3 कंडीशन हमने देख लिया और एक कंडीशन देखते हैं क्या है। इस तरह से है, क्या चाप जो है कोण के अंतभाग में है? क्या चाप का अंत बिंदु कोण की दोनों भुजाओं पर है? अगर ऐसा है तो वह अंतखंडित चाप होगा। बिंदुओं के नाम लिख देते हैं। ये जो चाप है कोण के अंतभाग में है, बिल्कुल है, और इसका प्रत्येक अंत बिंदु कोण की भुजाओं पर है। इसका मतलब कोण ABC में चाप AC और चाप CD यानी जो दूसरा वाला चाप है, D कहाँ है आप बताइए, कहाँ होगा? ये दोनों चाप अंतखंडित होंगे कोण ABC द्वारा। D कहाँ होगा? तो ये है D। तो चाप CD जो है और चाप AC ये दोनों ही अंतखंडित चाप हैं कोण ABC द्वारा। आगे देखते हैं एक शर्त कुछ इस तरह से है। अगर यह वृत्त केंद्र बिंदु वृत्त के बाहर बिंदु से शीर्ष बिंदु लेकर कोण है, ये कोण ABC। अब यहाँ पर क्या है? तो स्पर्श बिंदु हैं वृत्त पर, लेकिन शर्त क्या है कि वृत्त के अंत भाग में वह चाप होना चाहिए। तो है पूरा का पूरा वृत्त ही अंत भाग में है और उस चाप के अंत बिंदु भुजा पर होने चाहिए, तो वो भी है। अर्थात यहाँ पर भी क्या हुआ, दोनों चाप यानी पूरा वृत्त जो दो चाप से बना है मिलकर, यहाँ चाप AXC जो दीर्घ चाप है
चाप ए वाई सी जो लघु चाप है, ये दोनों ही चाप कोण ए बी सी द्वारा अंतखंडित चाप हैं। तो अंतखंडित चाप के लिए यही शर्त है कि उसका प्रत्येक अंत बिंदु कोण की भुजा पर तो होनी ही चाहिए और वो कोण के अंतभाग में होगा। अब इस शर्त को देखिए और बताइए क्या यहाँ पर जो चाप है वो अंतखंडित है या नहीं है। तो ये हो गया कोण ए बी सी और यहाँ पर चाप है ए एक्स डी और ए वाई डी। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चाप ए एक्स डी दीर्घचाप, उसका अंत बिंदु ए और डी भुजा पर तो है लेकिन एक ही भुजा पर है, दूसरी भुजा पर एक भी अंत बिंदु नहीं है। उसी प्रकार चाप ए वाई डी का भी वही हाल है, उसके दोनों अंत बिंदु भुजा ए बी पर ही है लेकिन भुजा बी सी पर कोई अंत बिंदु नहीं है। बराबर एक ही भुजा पर दोनों अंत बिंदु हैं, इसलिए चाप ए वाई डी चाप ए एक्स डी कोण के अंत भाग में होने के बावजूद उनकी अंत बिंदु चाप के अंत बिंदु दोनों भुजा पर नहीं है, इसलिए ये अंतखंडित चाप नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो चाप का प्रत्येक अंत बिंदु कोण की भुजा पर नहीं है, इस वजह से यह अंतखंडित चाप नहीं हुआ। तो बहुत आसान से छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, समझने के लिए ये। चलिए अब आपके सामने ये एक प्रश्न आएगा, आप इसका उत्तर ज़रूर नोट करके बताएंगे अपने अपने टीचर्स को। सिंपल सा प्रश्न है, देखिए ये वृत्त है, उसमें आकृतियाँ ये बना दी मैंने, केंद्र बिंदु है और कुछ किरण द्वारा कोण बने हुए हैं यहाँ पर, उसके भी नाम लिख दिए गए हैं। अब ध्यान से जो प्रश्न आएगा उसको देखिए और उसका उत्तर क्या होगा आप उसे स्वयं नोट करेंगे। वृत्त पर बिंदु कुछ है इस तरह से डी और ई। पहला ध्यान से देखेंगे, चाप बी ए सी में अंतर्लिखित कोण कौन सा है। चाप बी ए सी देखेंगे ध्यान से तो बिंदु बी को देखिए, बिंदु ए को देखिए, बिंदु सी को देखिए, यहाँ दीर्घ चाप है, उसमें अंतर्लिखित कोण कौन सा है ये आपको बताना है। तो यह है वह कोण, नाम मैं नहीं बताऊंगा, आपको पहचानना है। दूसरा प्रश्न, चाप ए बी सी में अंतर्लिखित कोण कौन सा है। तो चाप ए बी सी ध्यान से देखेंगे, उस चाप के अंतर्लिखित कोण मतलब उस चाप के अंत बिंदु से बनने वाला कोण, अंत बिंदु जो है वो उस कोण की भुजा पर होनी चाहिए और शीर्ष बिंदु भी चाप पर होना चाहिए। कौन सा कोण है वह, तो वह है कोण, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, नाम आपको लिखना है। तीसरा, कोण ए बी सी का अंतखंडित चाप, अभी हमने देखा अंतखंडित चाप, तो कोण ए बी सी कौन सा है। कोण ए बी सी आप ध्यान से देखिए, तो कोण ए बी सी आपने देख लिया, उसका अंतखंडित चाप कहाँ होगा, तो कोण के अंतभाग में उसके सामने होगा और उस चाप का अंत बिंदु कोण की भुजा पर होनी चाहिए। तो ये है वह चाप, देख लिया आपने तीर के निशान से, आपको नाम आपको लिखना है। चौथा है कोण बी ए सी का अंतखंडित चाप, तो कोण बी ए सी देखिए मिल गया आपको, उसका अंतखंडित चाप कहाँ होगा, उसके अंतभाग में होगा और उस चाप का अंत बिंदु इस कोण की भुजा पर होना चाहिए। तो यह वह चाप है, कोण के सामने आपको उसका नाम लिखना है। तो अंतर्लिखित कोण, अंतखंडित चाप आपने समझ लिया। अब चलते हैं कुछ विशेष गुणधर्म को देखते हैं। यह एक वृत्त
एक चाप में अंतर्लिखित कोण है BAC, उस कोण के सामने अंतःखंडित चाप है चाप BDC। इतना तो आपको समझ में आ गया कि चाप BAC में अंतर्लिखित कोण है कोण BAC, और कोण BAC द्वारा अंतःखंडित चाप होगा उसके सामने, यानी चाप BDC। तो यह है कोण BAC। तो कोण BAC बराबर होगा चाप BDC। अब देखिए, तो अंतर्लिखित जो कोण है यहाँ पर BAC और उसके द्वारा जो अंतःखंडित चाप है BDC, इनमें कुछ संबंध होता है। वह संबंध क्या है? वह संबंध है कोण का माप अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। अर्थात अगर कोण 30 है तो चाप 60 होगा, या यूँ कहें अगर चाप 60 है तो कोण उसका आधा होगा, अंतर्लिखित वो 30। चाप 100 है तो अंतर्लिखित कोण उसके सामने जो दिख रहा है वह 50 होगा। तो ये जो चाप है अंतःखंडित चाप BDC, यह हमेशा जिस कोण का अंतःखंडित है ये उसका दुगना होता है, यानी कोण का माप आधा, चाप का माप दुगना होगा। तो वृत्त में अंतर्लिखित कोण, ध्यान दो वृत्त में लिखा है, मतलब अंतर्लिखित कोण है तो उसका शीर्ष बिंदु कोण का उस चाप या वृत्त पर ही होना चाहिए। तो वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। इसी को कहते हैं अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। बहुत सिंपल सा प्रमेय है। शर्त यह है कोण का शीर्ष बिंदु हमेशा वृत्त पर होना चाहिए, अंतर्भाग में बाह्य भाग में यह नहीं होगा। तो वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। इस प्रमेय या गुणधर्म का उपयोग हम विविध प्रश्नों में करेंगे, और यह प्रमेय सिद्ध भी किया गया है, आपके पाठ्यपुस्तक में है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ध्यान से केवल सुनिए। पूरा डिटेल जो है प्रमेय वो पाठ्यपुस्तक में स्पष्ट लिखा है, लेकिन समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे होगा कि अंतर्लिखित कोण उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा कैसे हो सकता है, देख लेते हैं। तो ये एक अंतर्लिखित कोण है, केंद्र बिंदु O, कोण का शीर्ष बिंदु A और अन्य दो बिंदु है चाप का अंत बिंदु B और C। क्लियर हो गया? उस कोण द्वारा अंतःखंडित चाप BDC यहाँ पर बन गया। तो हम प्रमेय को चेक करते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। एकदम रफ आइडिया, लिखेंगे नहीं पूरा। पहले क्या करते हैं, A से एक किरण खींचते हैं जो कि केंद्र से होकर जाए, बराबर। तो यहाँ पर OA जो है वो त्रिज्या है, बराबर ना। और वो वृत्त पर E पर काट रही है, यानी OA किरण बढ़ाया, केंद्र से होकर गया, तो OA त्रिज्या है। उसी प्रकार OE भी त्रिज्या है। O से C को जोड़ दिया, ध्यान से देखो, O से C को जोड़ दिया तो OC भी त्रिज्या ही है, और एक त्रिभुज बन गया, है ना। त्रिभुज AOC बना है, ध्यान से देखिए। और उस त्रिभुज में क्या खास बात है, OA और OC समान है, क्योंकि त्रिज्या है एक ही वृत्त की। तो OA और OC समान हमने निशान लगा दिया, तो उसके सम्मुख कोण भी समान होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का गुणधर्म है ये। अगर A को x माप है तो C का भी माप x ही होगा, बराबर। तो ये दोनों माप समान हो गए, ये पक्का। अब जो कोण EOC है वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। देखो बच्चों, बहिष्कोण है ना,
तो बहिष्कोण का माप क्या होता है? उसके दोनों दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। मतलब तो दूरस्थ अंतःकोण x है, तो बहिष्कोण का माप 2x हो गया, वो हमने लिख दिया। गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 2x जो है उस कोण का माप हुआ जो कि केंद्रीय कोण है, केंद्र पर बना हुआ कोण है ना। और हमने सीखा है केंद्रीय कोण का माप उसके चाप के बराबर होता है, यानी केंद्रीय कोण द्वारा अंतःखंडित जो चाप है उसके बराबर होता है। तो वो 2x है केंद्रीय कोण, तो उस चाप EC का माप भी 2x हो गया। गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस आधे हिस्से में, आधा मतलब किरण AE के राइट साइड में जो भाग है उसमें हमने देखा कि A पर एक कोण x जो बना है उसके ठीक सामने अंतःखंडित जो चाप EC है आधा, वो 2x के बराबर है। कोण x तो चाप EC 2x। ओके, ये तो आधा हो गया। उसी प्रकार सेम लेफ्ट साइड में OB को मिलाएंगे तो वहाँ एक त्रिभुज बन गया। एकदम वही प्रक्रिया करेंगे। उसमें भी हम देखते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बना, क्योंकि दोनों समान वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो दो कोण बन रहे हैं वो भी समान होंगे। गुड, समद्विबाहु त्रिभुज का गुणधर्म। मान लीजिए वो कोण y है तो B कोण भी y होगा। अब दोनों y हुए तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो 2y हो गया। और जब वो 2y हो गया तो उसके सामने केंद्रीय कोण के सामने का जो चाप है वह भी 2y हुआ। केंद्रीय कोण का गुणधर्म है ये। तो यहाँ पर भी क्या मिला हमें? चाप BE 2y और वहाँ पर कोण जो है वह y है। अब ध्यान से देखेंगे तो जो कोण BAC हमारा कोण है उसका माप क्या हुआ? कोण BAC मिलाएंगे तो x धन y के बराबर हुआ। तो कोण BAC का माप हुआ x और y मिलाकर, देख रहे हैं वहाँ पर आकृति में। और चाप BDC जो चाप है, अंतःखंडित चाप है कोण BAC का, वो 2x और 2y मिलाकर हुआ, क्योंकि उसके दो टुकड़े हैं। तो 2x धन 2y के बराबर हुआ। गुड, अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, x धन y हुआ। और हमने ऊपर देखा भी x धन y तो BAC के बराबर है। तो इसलिए चाप BDC का माप बराबर हुआ 2 गुणे x धन y को हम लिख देंगे BDC कोण BAC, सॉरी, क्योंकि ऊपर देखा है हमने x y मिलाकर कोण BAC बन रहा है। इसको सरल करेंगे, इसलिए कोण BAC बराबर क्या हो गया? 2 है तो 2 से भाग, चाप BDC का आधा या बटे 2। इस तरह सिद्ध हुआ कि कोण BAC बराबर 1/2 चाप BDC का माप। तो यही है अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। तो वृत्त में अंतर्लिखित कोण का जो माप होता है वह उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। पेज नंबर 66, 67 पर यह प्रमेय सार से लिखा गया है। अंतर्लिखित कोण के प्रमेय का उपप्रमेय, मतलब कुछ अन्य गुणधर्म उसी प्रमेय से संबंधित है, उसको हम देखेंगे। सिंपल सी बातें हैं। केंद्र बिंदु C यह वृत्त है, ये चाप है, चाप PQR। उसी चाप पर एक बिंदु और है S। उस चाप में अंतर्लिखित एक कोण है PQR, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और उसी चाप में एक अंतर्लिखित कोण और बना दिया, चाप PSR। चाप के अंत बिंदु PR से ही कोण है, यानी कोण पर दोनों चाप के अंत बिंदु हैं, लेकिन कोण भिन्न भिन्न है क्योंकि उनके शीर्ष बिंदु भिन्न भिन्न है। लेकिन यह गुणधर्म मिलेगा कि चाप PQR जो कि दीर्घ चाप है उसमें अंतर्लिखित कोण PQR है।
उसी प्रकार चाप पी क्यू आर में ही दूसरा कोण पी एस आर भी अंतर्लिखित है। तो हमें क्या गुणधर्म मिलता है? अगर मापों को चेक करें, मापें, तो कोण पी क्यू आर का माप और कोण पी एस आर का माप समान होता है। यानी एक ही चाप में जितने भी कोण बनेंगे अंतर्लिखित, वो सभी सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर कोण Q और कोण S समान हैं। तो एक ही चाप में अंतर्लिखित सभी कोण सर्वांग सम होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। कोण Q अगर 60 अंश है तो कोण S भी 60 ही होगा। कोण Q 100 होगा तो S भी 100 होगा। तो पहला गुणधर्म मिला हमें स्पेशल कि चाप में, एक ही चाप में अंतर्लिखित सभी कोण सर्वांग सम होते हैं। और एक गुणधर्म लेते हैं, अगर चाप समान हो, यानी आधे आध हो या अर्धवृत्त हो, अर्धवृत्त है ये चाप, तो इस अर्धवृत्त में जो अंतर्लिखित कोण होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कोण ABC, ये समकोण ही होगा। बहुत सिंपल से बात है। क्यों होगा समकोण, बताओ? तो कोण ABC देख रहे हैं, वह उसके द्वारा एक चाप AXC उसके सामने अंतखंडित चाप है, बराबर ना? और वो जो AXC है वो तो आधा वृत्त है, क्योंकि जो ABC चाप है वो भी आधा वृत्त है, तो बचा हुआ AX भी आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है। तो चाप AXC तो अर्धवृत्त है, तो इसलिए चाप AXC का माप क्या होगा? 180 अंश। क्यों? क्योंकि पूरा वृत्त 360 होता है, तो ये AXC 180 हो गया। तो ये 180 हो गया AXC। अब कोण ABC क्या होगा? आपको याद आया, कोण ABC अंतर्लिखित कोण है और चाप AXC अंतखंडित चाप है। ABC का माप उस अंतखंडित चाप के माप का आधा होगा, हमने सीखा ना। तो चाप AXC का आधा होगा कोण ABC का माप। उस प्रकार कोण ABC हो गया 180 का आधा, यानी 90 अंश। तो कोण ABC समकोण हो गया ना। तो अर्धवृत्त में अंतर्लिखित जितने भी कोण होंगे सभी समकोण होते हैं। तो अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमें जानना है। आखिरी पॉइंट है इसमें, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। बहुत सिंपल सा बात है। चक्रीय चतुर्भुज पता ही आपको, चक्रीय मतलब क्या? तो मान लीजिए ये चतुर्भुज है, उसका नाम दे देते हैं चतुर्भुज ABCD। अगर इस चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु से कोई एक वृत्त गुजर सकता है या बन सकता है, या इसके शीर्ष बिंदु एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, तो जो चतुर्भुज होता है वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। मतलब जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हों, उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि अगर एक वृत्त है, उस पर हम कोई भी 4 बिंदु लेते हैं और उससे एक चतुर्भुज बनाते हैं, तो वो चक्रीय चतुर्भुज हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हैं। तो इसकी खासियत क्या है वो देखते हैं हम। तो यह एक चतुर्भुज है ABCD और ये चक्रीय चतुर्भुज है। चारों शीर्ष बिंदु वृत्त से होकर जा रहे हैं। तो चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो हमें इसमें खास गुणधर्म मिलता है। इनके सम्मुख कोणों के माप को चेक करते हैं। कोण A का सम्मुख कोण C है, अगर उनको जोड़ते हैं दोनों के माप को, तो हो जाता है 180 अंश। यानी सम्मुख कोण हुआ एक, वह संपूरक हुआ, मिलाकर 180 अंश हुआ। दूसरा सम्मुख कोण की जोड़ी B और D है, इनका योग भी 180 अंश होता है। अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण
परस्पर संपूरक होते हैं, दोनों का योग 180 अंश होता है, इसी को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म या प्रमेय। पेज नंबर 68-69 पर यह फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में व्यवस्थित दिया गया है। चलिए अब कुछ प्रश्न संग्रह हल करते हैं, जो भी हमने सीखा है उस बातों को ध्यान में रखते हुए। पेज नंबर 73। पहला प्रश्न, आकृति दी गई है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो कोण AOB, कोण ACB, चाप AB और चाप ACB का माप ज्ञात कीजिए। मैं पूरा प्रश्न हल बिल्कुल नहीं करूँगा, आप केवल ध्यान से देखिए। इस आकृति में दिया गया है कि जीवा AB वह त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पर दो त्रिज्या और एक जीवा, तीनों समान हो गए दी गई जानकारी के अनुसार, अर्थात त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC नहीं होना चाहिए, त्रिभुज AOB होना चाहिए। बच्चों ध्यान दो, थोड़ा गलत है, मिस्टेक है वहाँ पर। इस त्रिभुज AOB में AB OA OB ये तीनों भुजाएं समान हैं दी गई जानकारी के अनुसार, तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं उनके माप क्या होते हैं, आपको अच्छे से पता है, 60 अंश के होते हैं प्रत्येक कोण, 60 60 60। ये भी 60 हो गया, तो वो 60 हो गया। ओके, अब 60 है ये, तो उस 60 केंद्रीय कोण है, उसके सामने एक चाप ए बी है, तो केंद्रीय कोण का संगत चाप ए बी वह क्या हो जाएगा, तो कोण AOB 60 हो गया बराबर। ये पहला उत्तर हमें मिल गया। और उसके ठीक सामने संगत चाप है केंद्रीय कोण का, वह केंद्रीय कोण के बराबर होगा, मतलब वह भी 60 अंश ही होगा, केंद्रीय कोण है, इसलिए चाप AB का माप भी 60 अंश हुआ। तो ये आपके प्रश्न में तीसरा प्रश्न है, चाप AB का मान निकालना निकल गया। आगे बढ़ते हैं। चाप AB 60 है, अभी हमने देखा, और कोण ACB वो जो है चाप AB का आधा होगा। क्यों, याद आया ना, क्योंकि कोण ACB द्वारा ये अंतखंडित चाप है। तो अंतर्लिखित कोण का प्रमेय यही कहता है कि चाप में अंतर्लिखित कोण उस कोण द्वारा अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो कोण ACB बराबर आधा किसका, चाप AB का, और चाप AB तो 60 है, इसलिए हो गया 60 का आधा 30। तो हमें एक और उत्तर मिल गया आपके प्रश्न में, जो कि दूसरा था कोण ACB का माप। ओके, अब देखते हैं चाप ACB जो कि दीर्घ चाप है, वो किसके बराबर होगा, आपको याद है, चाप के मापों का योग, कि वृत्त के चाप मिलाकर वृत्त के बराबर होंगे, यानी 360 के बराबर होंगे। तो किसी भी एक चाप का माप ज्ञात करना है, अगर दूसरा चाप दिया है तो 360 में से घटा देंगे। तो चाप AB का माप दिया गया है, वो 360 में से घटा देंगे, तो बचे हुए चाप का माप मिल जाएगा, अर्थात 360 माइनस ऋण चाप AB है 60 अंश का, तो बचा हुआ चाप ACB का माप हुआ 300 अंश। चौथा उत्तर भी मिल गया। इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं। आकृति दी गई है, चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज PQRS है। इसमें खास बात दिया गया है कि PQ और QR समान है और PSR 110 अंश है। तो 4 जानकारी हमें बतानी है। तो दी गई जानकारी के अनुसार PQ और QR, ये आकृति को ध्यान से देखिए, ये सर्वांश में दिया गया है, और PSR जो है 110 अंश दिया गया है, ये भी दिया गया है।
चलिए ध्यान से देखते हैं, पूरा हल नहीं करूँगा, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले एस के सामने क्यू, वो 70 होगा। क्यों बताओ? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है और सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो 110 है तो 70 होगा, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो क्यू मिल गया 70। तो कोण पी क्यू आर 70 हो गया। तो पहला ही उत्तर था पहले प्रश्न का इसी में से। और एक बात, अब ये जो चाप दिख रहा है पी क्यू आर बोल्ड में, वह कोण एस का अंतखंडित चाप है। इसका मतलब इस चाप का माप उस कोण का दुगना होगा, डबल होगा। अंतरलिखित कोण का प्रेम है तो 110 का दुगना 220 हो गया। चाप पी क्यू आर का माप 220 हुआ, जो कि आपके प्रश्न में दूसरा उत्तर होना चाहिए। तो पी क्यू आर 70 मिल गया और चाप पी क्यू आर 220 मिल गया। ओके, अब आगे चलते हैं। ये त्रिभुज को ध्यान से देखो, समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण समान भुजा के सामने की भुजा कोण जो है वो भी समान होंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर, ये तो दिया गया है। इसलिए उसके कोण के सामने यानी उस भुजा के सामने का कोण कोण पी आर क्यू और कोण आर पी क्यू जो वो भी बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का गुणधर्म। और ये किसके बराबर होंगे? मान लिया कि वो x है, तो ये दोनों कोण x x हो गए। इसका मतलब इन तीनों कोणों को मिलाकर x, x और 70, त्रिभुज को ध्यान से देखिए, तीनों त्रिभुज के अंतःकोणों को मिलाने पे योग कितना होगा? 180 अंश। सिंपल सी बात। तो सरल करते हैं, 2x बराबर 180 ऋण 70। समीकरण हल करेंगे तो 2x बराबर 110, इसलिए x बराबर 110 का आधा 55 अंश। तो x हो गया 55, अर्थात कोण पी आर क्यू और कोण आर पी क्यू दोनों 55 हो गए। ये भी 55, वो भी 55, बराबर। अब प्रश्न आता है कि चाप क्यू आर कितना? क्यू आर को ध्यान से देखिए, ये चाप जो है वो 55 वाले कोण का अंतखंडित चाप है ना। तो इसका मतलब ये चाप उस कोण का दुगना, डबल होगा। चाप का माप कोण का दुगना होता है। तो 55 है तो 110 अंश हो गया चाप क्यू आर, बराबर। और उसके बाद चौथा प्रश्न है, कोण पी आर क्यू कितना? पी आर क्यू 55, वो हमें पहले ही मिल गया, यानी हमें सारे उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथन को स्पष्ट लिखेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।